कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। सौरभ नाम का एक जवान लड़का जो कि मर्चेंट नेवी में काम करता था। सौरभ मेरठ का रहने वाला था। साल 2016 की एक शाम को जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था तभी उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। मुस्कान पर पहली नजर पड़ते ही सौरभ को कुछ अलग सा महसूस होने लग गया। मुस्कान की उस समय मासूमियत और मुस्कान की हंसी सौरभ के दिल में बस गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में भी बदल गई। कुछ दिनों बाद जब मुस्कान ने सौरभ की प्रोफाइल को खोल के देखा और उसकी जिंदगी के बारे में छानबीन करी तो उसने जाना कि जैसा लड़का वो चाहती थी सौरभ वैसा ही लड़का है। और फिर मुस्कान भी धीरे धीरे सौरभ की तरफ खिंचती चली गई। धीरे धीरे दोनों का प्यार गहरा होने लगा और फिर आगे चलकर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शायद यही फैसला सौरभ की जिंदगी का सबसे मनहूस फैसला साबित हुआ। हालांकि जब घर वालों को सौरभ ने इसके बारे में बताया तो सौरभ के घर वालों ने उनके इस फैसले को साफ नकार दिया। ये शादी नहीं हो सकती, यही शब्द थे सौरभ के माता पिता के। लेकिन उस समय तो सौरभ के दिल में प्यार का भूत सवार था और इसीलिए सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर साल 2016 में शादी कर ली। बिना किसी शानो शौकत के बस कुछ खास दोस्तों के साथ ही उन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। शादी के कुछ दिनों बाद ही सौरभ लंदन में काम की वजह से चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग लंदन में की गई थी। ऐसे में मुस्कान अकेली पड़ गई और मेरठ में अकेली रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता और कुछ दिनों तक छुट्टियों में घर पे रहकर वापस चला भी जाता। हालांकि दोस्तों कुछ समय बाद मुस्कान को यह एहसास हुआ कि सौरभ ने उससे झूठ बोला है। सौरभ किसी नेवी में काम नहीं करता बल्कि वो तो लंदन में अपने गुजारे के लिए कोई छोटा मोटा काम कर रहा है। हालांकि दोस्तों ये बात उनके प्यार के बीच में कोई ज्यादा बड़ी मुसीबत लेके नहीं आई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। साल 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक छोटी बेटी का भी जन्म हुआ। और जब सौरभ की बेटी का जन्म हुआ तो सौरभ के घर वालों का दिल भी पिघलने लगा। उन्होंने अपनी पोती की वजह से अपने बेटे से मिलने की कोशिश करी लेकिन उन 3 सालों में काफी ज्यादा देर हो गई थी क्योंकि सौरभ ने मुस्कान के लिए अपने परिवार वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा था। लेकिन उसकी नौकरी कुछ ऐसी थी कि वो साल में 10-11 महीने तो विदेश में ही रहता था और सिर्फ 1-2 महीने के लिए वो मेरठ में आया करता था। ऐसे में मुस्कान को उसका अकेलापन सताने लगा। वो अपनी बेटी के साथ किराए पे तो रहती थी, अपनी बेटी का ख्याल भी रखती थी, अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने और लाने तक का काम भी खुद ही करती थी और धीरे धीरे इनकी जिंदगी यूं ही चलती रही। साल 2021 का समय आपको याद होगा जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे में सौरभ कोरोना के दौरान अपनी बेटी और अपनी पत्नी को संभालने के लिए कुछ महीनों के लिए वापस मेरठ में आ गया। लेकिन जैसे कुछ समय बाद हालात सामान्य हुए तो वो फिर से विदेश में चला गया और इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में एक काफी नया मोड़ आ गया। हर दिन की तरह वो उस दिन भी अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी और तभी उसकी मुलाकात एक अजनबी साहिल शुक्ला से हुई। साहिल शुक्ला भी उसी इलाके में रहता था। धीरे धीरे जब इनकी मुलाकात होने लगी तो इन दोनों की आपस में एक दूसरे से बातचीत भी होने लग गई और दोनों एक दूसरे को जानने लगे। हालांकि शुरुआत में ये मिलना जुलना पब्लिक प्लेसेस पे हुआ करता था लेकिन आगे चलकर ये मिलना जुलना अकेले में होने लगा। मुस्कान को अपने सुख दुख बांटने के लिए एक हमदर्द मिल गया और धीरे धीरे साहिल के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती चली गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर पे आना जाना काफी ज्यादा नॉर्मल हो गया था। जब जब उनकी बेटी स्कूल जाती थी तो साहिल मुस्कान के घर पर आया जाया करता था और ये चीजें काफी ज्यादा आम हो गई थी। ऐसे में मकान मालिक को ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लगने लगी और 1-2 बार जब मकान मालिक ने उन पर नजर रखने की कोशिश करी तो ऐसे में मकान मालिक ने ये देखा कि साहिल काफी देर तक मुस्कान के साथ घर में बैठा रहता है। यहाँ तक कि एक बार तो मकान मालिक ने उन दोनों को साथ में शराब पीते हुए भी देख लिया। ऐसे में मकान मालिक के मन में काफी सारे सवाल आए कि भला ये लड़का कौन है जो मुस्कान के घर पे रोज आता है, काफी देर रात तक रुकता है और इनके साथ शराब भी पीता है। और इसी दौरान कुछ दिनों बाद 2021 में सौरभ अचानक से मुस्कान को बिना बताए लंदन से वापस आ गया। उसने आते ही सबसे पहले मकान मालिक से मुलाकात करी और बातों ही बातों में मकान मालिक ने सौरभ को सारी बातें बता दी कि भाई साहब आप जब भी विदेश जाते हो तो अब आपकी गैर मौजूदगी में कोई लड़का यहाँ पे आता है और यहाँ आकर आपकी बीवी के साथ वक्त बिताता है। मैंने खुद उन्हें शराब पीते हुए देखा है। ये सारी बातें जानकर सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने घर आते ही सबसे पहले मुस्कान का फोन चेक किया। मुस्कान की जितनी भी व्हाट्सएप चैट थी वो सारी चैट सौरभ ने चेक करी और जब उसने वो चैट पढ़ी तो वो चैट देखने के बाद उसके दिल में किसी खंजर की तरह वो शब्द चुभने लग गए। ये सारी चैट पढ़ने के बाद सौरभ को साफ साफ समझ आ गया कि अब साहिल और मुस्कान सिर्फ दोस्त नहीं है, उनकी ये दोस्ती काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है। ऐसे में सौरभ ने गुस्से में मुस्कान को सामने बिठाया और कड़े शब्दों में पूछा कि भला ये सब क्या हो रहा है। हालांकि पहले तो मुस्कान ने झूठ बोलने की कोशिश करी लेकिन जब सौरभ ने सबूत सामने रख दिए और मकान मालिक को भी सामने लेके आ गया तो वो चुप रह गई। दोनों की बहस होने लगी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये झगड़ा तू मैं से मारपीट तक भी पहुंच गया और गुस्से में आकर सौरभ ने ये तक भी कह डाला कि अगर तुम्हें साहिल ही चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, मुझे तलाक दे दो और मुझे मेरी बेटी दे दो। सौरभ की ये सारी बातें सुनकर मुस्कान पूरे तरीके से चुप रही। उसने इस रिश्ते को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं करी और हालात इस कदर पहुंच गए कि इन दोनों के रिश्ते में तलाक की नौबत आ गई। साल 2023 तक सौरभ ने मुस्कान से तलाक लेने का फैसला कर ही लिया। हालांकि इसी बीच वो वापस लंदन चला गया लेकिन इस बार वो कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए लंदन गया था और इसी चीज का मुस्कान ने फायदा उठा लिया। पहले तो मुस्कान ने सौरभ को ये बात कह दी कि अब वो उस लड़के के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी लेकिन मुस्कान ने किया इसका उल्टा ही क्योंकि उनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया। बात अगर साहिल की जिंदगी की करें तो उसकी जिंदगी
में कई सारी अजीबोगरीब चीजें थी। उसकी माँ जिंदा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से बात करने के लिए एक अजीब तरीके के काले जादू का इस्तेमाल करता था। उसके फोन में एक नंबर सेव था और उसी नंबर से उसने एक अकाउंट बनाया जो कि स्नैपचैट पर उसने अपनी माँ के नाम से बनाया। वो खुद को दिलासा देता था कि उसकी माँ अभी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। वो रोज उसी अकाउंट से बातें करता, सवाल पूछता और जवाब भी उसी से आता। ये सब करने से उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ अभी भी उसके साथ है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। इन सब के अलावा काला जादू जैसी चीजें भी साहिल की जिंदगी का एक काफी अहम हिस्सा थी। धीरे धीरे मुस्कान और साहिल की नजदीकियां बढ़ने लग गई। मुस्कान को भी जब इसके बारे में पता चला कि साहिल ये सब काला जादू जानता है, तो मुस्कान को भी इस राज के बारे में पता चलने के बाद काफी ज्यादा हैरानी हुई। इसके बाद मुस्कान ने अपने भाई के नाम पर एक नया सिम कार्ड ले लिया और उसी नंबर से एक नया स्नैपचैट अकाउंट बना लिया और अब वो उसी अकाउंट से साहिल को मैसेज करने लग गई। लेकिन वो साहिल से बात करने के लिए वो एक प्रेमिका के तौर पर मैसेज नहीं करती थी, बल्कि उसका मैसेज करने का अंदाज साहिल की माँ के जैसा था। वो साहिल से बात करती थी कि साहिल बेटा, मुस्कान काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, वो तुम्हारी जिंदगी में आई है, उस लड़की को खोना मत, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी। साहिल बेटा, उसे हमेशा खुश रखना, उसका पति लंदन चला गया और अब वो 2 साल तक लौट कर नहीं आएगा। ऐसे अजीब तरीके से मुस्कान और साहिल स्नैपचैट पे बात करते थे। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि साहिल के लिए मुस्कान से दूर रहना नामुमकिन हो गया। एक दिन उसने गुस्से में ऐसा कहा कि तुम सौरभ से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मुस्कान ने उसकी बात सुनी, मगर ठंडी सी आवाज में उसने ये बोला कि तलाक लेने से क्या होगा, सौरभ फिर भी हमारे आसपास ही रहेगा और कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करेगा। ये बात सुनकर साहिल के दिमाग में कुछ और ही बातें चलने लगी। उसने मुस्कान की आंखों में देखा और धीरे से कहा कि अब तो रास्ता साफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सौरभ को खत्म कर दो। साहिल की ये बात सुनकर मुस्कान ठंडी पड़ गई। उसने साहिल की आंखों में देखा तो वो समझ गई कि वो मजाक नहीं कर रहा। मुस्कान ने कहा कि क्या तुम सच कह रहे हो? मुस्कान की आवाज धीमी मगर हैरानी से भरी हुई थी। ऐसे में साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अगर वो जिंदा रहेगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसे एक फिल्मी डायलॉग मत समझो, ये करने का टाइम आ गया है। पहले मुस्कान को सुनकर झटका लगा, मगर फिर साहिल की बातों में आकर उसने भी तय कर लिया कि अगर सौरभ नहीं रहेगा तभी उनकी जिंदगी आसान हो पाएगी। ऐसे में अब बस उन्हें सही मौके का इंतजार था। साहिल के चेहरे पर अब एक अलग ही खुशी छाई हुई थी। उसे लग रहा था कि अब मुस्कान सिर्फ उसकी ही होने वाली है, वो दोनों शादी कर लेंगे, एक साथ जिंदगी बिताएंगे। मगर इसके लिए सौरभ को रास्ते से हटाना जरूरी था। अब सिर्फ सौरभ को रास्ते से हटाने की देरी थी। दोनों ने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसी चीज को लेकर मुस्कान और साहिल ने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया। इंटरनेट पे उन्होंने अलग अलग तरीके पढ़े, वीडियो भी देखे, लेकिन कोई भी तरीका उन्हें सही नहीं लग रहा था। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि पहले सौरभ को बेहोशी की दवा दी जाएगी, फिर उसके शरीर पर चाकू से वार किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने बेहोशी की दवा कौन सी सबसे बढ़िया रहेगी, इस चीज को लेकर भी इंटरनेट पे सर्च किया और सबसे ज्यादा तेज असर करने वाली बेहोशी की दवा, ऐसी दवा जिससे मौत जल्दी हो जाए, वो उन्हें चाहिए थी। लेकिन सिर्फ दवा ही काफी नहीं थी, उन्हें कत्ल करने के लिए एक चाकू भी चाहिए था और वो कोई छोटा मोटा चाकू भी नहीं होना चाहिए। साहिल ने मुस्कान को बताया कि जाओ अच्छे वाले 2 बड़े बड़े चाकू खरीद कर लाओ। मुस्कान एक दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने जब इतने बड़े चाकू खरीदते देखा तो दुकानदार ने हैरानी से पूछा कि इतने बड़े चाकू को लेकर तुम क्या करोगी? ऐसे में मुस्कान ने बिना झिझक के ऐसा कहा कि मुझे ये चाकू मुर्गे काटने के लिए चाहिए। ऐसे में दुकानदार ने उसे 800 रुपए में 2 बड़े बड़े चाकू दे दिए। साहिल और मुस्कान के पास अब चाकू भी आ गए, दवा का इंतजाम भी हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उनके मन में ये था कि कत्ल के बाद भला लाश का क्या किया जाए। पहले तो उन्होंने प्लान बनाया कि किसी सुनसान जगह पर वो इस लाश को दफना देंगे और वैसे भी सौरभ के जो घर वाले हैं वो उससे ज्यादा लगाव तो रखते नहीं है, उनकी ना ही बातचीत होती है। अगर सौरभ गायब भी हो जाता है तो उन्हें क्या पता चलेगा, उन्हें तो यूं ही लगेगा कि वो लंदन में है। ऐसे में उन दोनों के मन में सवाल था कि भला लाश को दफनाया कैसे जाए। साहिल और मुस्कान को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब वो किसी दोस्त से ये सवाल डायरेक्ट पूछे तो ऐसे में शक होना लाजमी था, इसीलिए उन्होंने चालाकी से दूसरों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। साहिल ने अपने दोस्त से घुमा फिरा कर ये सवाल पूछे और ऐसा कहा कि अरे यार, मुझे ना पूजा सामग्री को ना जमीन में गाड़ना है, तो ऐसे में मुझे कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। ऐसे में दोस्त ने जवाब दिया कि पूजा का ही तो सामान गाड़ना है, बस हल्का सा गड्ढा खोद दो, उसमें ज्यादा गहराई की जरूरत तो नहीं है। और इसके बाद साहिल ने धीमी आवाज में पूछा कि अगर कुछ बड़ा गाड़ना हो तो। साहिल की बात सुनकर उसका दोस्त चौकन्ना हो गया और उसने सवालों की बौछार साहिल के ऊपर कर दी। उसने पूछा कि भला तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, कहीं तू कुछ गलत तो नहीं करने वाला, कोई प्लान तो नहीं बना रहा। ऐसे में साहिल घबरा गया। उसे डर था कि अगर दोस्त ने पुलिस को कुछ बता दिया तो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा और उसने मजाक मजाक में बात पलट दी। और ये सब होने के बाद उसे समझ आ गया कि लाश को दफनाना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। ऐसे में उन्होंने नया प्लान तैयार किया। साहिल के मन में एक काफी खुराफाती आइडिया आया। उसने अपनी पत्नी मुस्कान से ऐसा कहा कि हम एक बड़ा सा ड्रम खरीद लेते हैं, उसमें लाश के टुकड़े डाल देंगे और उसके ऊपर सीमेंट डालकर पैक कर देंगे, किसी को भी शक नहीं होगा कि ड्रम के अंदर क्या है। मुस्कान को भी किसी चीज का डर नहीं था। मुस्कान ने गहरी सांस ली और बोली ठीक है, और अब गलती की कोई भी गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। कत्ल का तरीका तय हो चुका था, चाकू भी आ चुके थे, ड्रम भी आ चुका था और अब बस सौरभ का हिंदुस्तान लौटने की देरी थी। सौरभ और मुस्कान के बीच भले ही अब तक दूरियां आ चुकी थी, लेकिन सौरभ अभी भी मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और उसने तय किया था कि वो इस खास दिन पर अपनी बीवी और बेटी के साथ ही रहेगा। तमाम लड़ाइयां और गलतफहमियों के बावजूद उसने लंदन से मेरठ आने का फैसला कर लिया। उसने मुस्कान को ये बात पहले बता दी थी कि मैं 24 फरवरी को पहुंच रहा हूँ, जन्मदिन तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। हम दोनों और हमारी बेटी मुस्कान ने
ये बात साहिल को बताई। दोनों ने फौरन फैसला कर लिया कि कत्ल 25 फरवरी को ही किया जाएगा। साहिल और मुस्कान का प्लान बिल्कुल साफ था। शराब में बेहोशी की दवा मिलानी थी और सौरभ को पिलानी थी, और जब वो बेहोश हो जाए तो उसके ऊपर चाकू से वार कर देना है। 25 फरवरी की वो मनहूस रात आई। घर में जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। मुस्कान ने सौरभ के लिए मुस्कुराते हुए केक काटा, लेकिन उसके दिल में पहले से ही एक खौफनाक साजिश चल रही थी। जैसी रात बढ़ी तो मुस्कान ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। अब बस इंतजार था कि सौरभ इसे पी ले और जल्दी से बेहोश हो जाए, लेकिन सौरभ ने हंसते हुए कहा कि आज मैं नहीं पीऊंगा। और सौरभ की बात सुनकर मुस्कान का चेहरा पूरे तरीके से उतर गया, मानो कि उसकी पूरी साजिश ही नाकाम हो गई हो और वो सौरभ को जबरदस्ती पिला भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसे में शक होने के चांसेस बढ़ जाते। अब ऐसे में क्या किया जाता? सौरभ इस बार तो बच गया। ऐसे में अगले दिन जब सौरभ किसी काम से बाहर गया हुआ था तो मुस्कान और साहिल फिर से मिले। दोनों के चेहरे मायूस थे क्योंकि उनका प्लान बिगड़ गया था। वो ये सोच रहे थे कि अब भला क्या करें। थोड़ी देर सोचने के बाद साहिल बोला, 3 मार्च बस यही मौका है, क्योंकि उसी दिन उनकी बेटी का 2nd क्लास का आखिरी एग्जाम खत्म हो जाएगा। उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे उनकी बेटी का पेपर खत्म हो जाएगा वो अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भेज देगी और ऐसे में उसके घर में सिर्फ वो दोनों ही होंगे और कत्ल करना आसान हो जाएगा। 3 मार्च का समय आया। स्कूल में बेटी का एग्जाम खत्म हुआ। मुस्कान ने उसे अपनी माँ के घर भेज दिया और अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान ही रह रहे थे। साहिल ने ये प्लान बनाया कि सौरभ को कैसे मारना है। मुस्कान ने उसे अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। रात ढलने लगी। पिछली बार शराब का जो प्लान फेल हो गया था तो इस बार मुस्कान ने एक नई चाल चली। सौरभ को कोफ्ते काफी ज्यादा पसंद थे तो उसने वही बना दिए और पिछली बार शराब की तरह इस बार कोफ्तों में बेहोशी की दवा मिला दी। रात के 9:30 बजे सौरभ काफी ज्यादा खुश हो गया कि आज उसे कोफ्ते खाने को मिलेंगे। सौरभ ने बोला कि तुम अब भी जानती हो कि मुझे क्या पसंद है, और इसके बाद मुस्कान ने झूठी मुस्कान के साथ खाना परोसना शुरू किया। सौरभ ने बिना कुछ सोचे समझे खाना खा लिया और कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लग गई। रात के 12 बजे मुस्कान साहिल को फोन करती है और ऐसा कहती है कि वो बेहोश हो गया है, अब घर पे जल्दी से आ जाओ। और साहिल ने बिना देर किए बाइक उठाई, स्टार्ट करी और मुस्कान के घर पे पहुंच गया। दोनों ने चाकू निकाले और इस खेल का सबसे आखिरी कदम और डरावना कदम उठा लिया। वो कदम उठाने से पहले मुस्कान के हाथ कांप रहे थे। दिल काफी ज्यादा जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में खंजर तो था लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। उसकी घबराई हुई नजरें साहिल को देख रही थी। उसकी आवाज निकली कि मैं ये नहीं कर सकती। कांपते हुए उसने साहिल से बात बोली। ऐसे में साहिल ने मुस्कान को बोला कि अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। तुम उसकी पत्नी हो तो पहला वार तुम्हें ही करना होगा। साहिल ने मुस्कान का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस खंजर को सौरभ के सीने तक ले गया। इस दौरान मुस्कान का पूरा शरीर कांपने लगा। साहिल ने मुस्कान को बोला कि तुम बस एक हल्की सी चोट मार दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। और इसके बाद तो साहिल ने मुस्कान के कानों में एक ऐसी बात बोली कि मुस्कान ने अपने ही पति की जान ले ली। मुस्कान ने तेजी से उस खंजर को अपने पति के सीने में उतार दिया। सौरभ की सांसें कुछ देर तक लड़खड़ाने लगी, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। सौरभ इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पूरे कमरे में खौफनाक सन्नाटा छा गया। मुस्कान सुन्न होकर खड़ी रह गई। उसके हाथों में अभी भी खंजर थमा हुआ था, मगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। और इसके बाद साहिल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। साहिल ने बिना देरी करे सौरभ की दोनों हथेलियों को काट दिया। पूरे फर्श पर खून ही बहने लग गया। मुस्कान कांपते हुए दीवार से चिपक गई। उसकी आंखें फैल गई। हालांकि साहिल को तो कोई भी झिझक नहीं हो रही थी। साहिल ने सौरभ की गर्दन पकड़ी और एक झटके में उसे अलग कर दी। ये देख मुस्कान की भी रूह कांप गई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं था। दोनों ने पहले से ही 2 बैग खरीदकर कमरे में रख दिए थे। एक बैग में सिर और दोनों हथेलियां डाली गई, तो वहीं दूसरे बैग में सौरभ का धड़ डाल दिया। इसके बाद उन दोनों बैग को घसीटकर नीचे रख दिया। साहिल ने कहा कि बाकी काम मैं निपटा दूंगा। इसके बाद साहिल रात के 3 बजे वो हथेलियों वाला बैग लेकर घर से निकल गया। वो अपने घर की ओर बढ़ रहा था, जो मुस्कान के घर के पड़ोस में ही था। उस कमरे में अब बस मुस्कान थी। जिस बेड पर वो रोज सोती थी उसके नीचे उसके पति का धड़ पड़ा हुआ था। धीरे धीरे मुस्कान की घबराहट बढ़ने लग गई। कमरे में उसे एक अजीब सा एहसास होने लग गया। उसे लगने लगा कि वो यहाँ पे अकेले नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ रहने में उसे काफी डर लग रहा है। उसने हड़बड़ाते हुए साहिल को फोन लगाया और ऐसा कहा कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है। उसने बोला कि साहिल तुम मेरे घर पे आ जाओ। मुस्कान को और कुछ भी नहीं सोचा तो वो कांपते हुए बाहर निकली। सड़क पार करके साहिल के घर के दरवाजे तक पहुंची। रात का सन्नाटा था और सिर झुकाकर वो अंदर चली गई। इसके बाद सुबह की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थी, मगर अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी साहिल और मुस्कान दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद जैसे साहिल की आंख खुली तो उसने तुरंत बैग उठाया और अपने घर पर चला गया। कुछ घंटों बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर वही ठंडा सन्नाटा था, क्योंकि अब उसे काम खत्म करना था। उसने मुस्कान से ऐसा कहा कि मुस्कान सीमेंट लेकर आओ। इसके बाद मुस्कान चुपचाप मार्केट में चली गई और एक बोरी सीमेंट लेकर आ गई। लेकिन साहिल ने सिर हिलाते हुए ऐसा कहा कि एक बोरी सीमेंट से कुछ भी नहीं होगा, एक और बोरी लेकर आओ। इसके बाद वो दूसरी बोरी सीमेंट भी लेने चली गई। साहिल ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। कमरे के कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। साहिल ने उसे लिटाया और बैग से सौरभ के शरीर के 3 टुकड़ों को निकाला। साहिल ने सिर, धड़ और दोनों हथेलियों को बैग से निकाला और बिना रुके लाश को ड्रम में डाल दिया और ड्रम के अंदर सीमेंट की बोरियां पलट दी। उसमें पानी मिला दिया। देखते देखते वो ड्रम पूरे तरीके से भर गया और इसके बाद तो ड्रम को कमरे में एक कोने में छोड़ दिया गया, जैसे वो ड्रम कोई मामूली सा ड्रम हो। इसके बाद सफाई का काम शुरू किया गया। साहिल ने ऑनलाइन 10 किलो ब्लीच मंगवाई और पूरा घर चुपचाप
साफ साफ कर दिया, सारे सबूत मिटा दिए। इसके बाद अब ये दोनों एक नई चाल चलने की तैयारी में थे। तारीख थी 4 मार्च। मुस्कान और साहिल ने एक कैब बुक करी थी और सीधे शिमला के लिए निकल पड़े। मुस्कान ये बात जानती थी कि सौरभ के घर वालों को पता था कि वो लंदन से आ गया है। ऐसे में उसका अचानक गायब होना कई सारे सवाल पैदा कर सकता है और इसीलिए सफर के दौरान ही उसने सौरभ के मोबाइल से उसके भाई और बहन को मैसेज किया कि मैं और मुस्कान शिमला घूमने जा रहे हैं, फिर मनाली भी जाएंगे और फिर कसौली भी जाएंगे। कुछ देर बाद ही जवाब आया कि ठीक है, लेकिन इतने दिनों बाद इंडिया आए हो तो घर कब आओगे। ऐसे में मुस्कान ने झट से मैसेज टाइप किया कि अभी तो हम घूम रहे हैं, बाद में मिलेंगे। और इसी बीच वो शिमला से मनाली और फिर कसौली घूमते रहे। होली का समय आ गया। घर वालों ने फिर से मैसेज किया कि अब तो होली, अब तो घर पे आ जाओ। ऐसे में मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। फोन उठाना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि आवाज से राज खुल जाता। ऐसे में उसने मैसेज करके कह दिया कि हम इस बार होली यहीं पे मना रहे हैं। उसने ऐसा झूठा जवाब भेज दिया। घर वालों को ये जवाब काफी ज्यादा अजीब सा लगा। उनके मन में सवाल उठे कि आखिरकार लड़का 2 साल बाद आया है और अब होली पर भी वो नहीं आ रहा। लेकिन उसके घर वाले कोई भी शक ना करे, इसीलिए मुस्कान लगातार अपडेट भेज रही थी। वो ऐसा लिख के भेज रही थी कि यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, हम यहीं पे घूम रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ जा रहे हैं, अब ये खा रहे हैं, अब यहाँ बैठ रहे हैं। इस तरीके से वो मैसेज भेज रही थी। 14 दिन बीत गए। तारीख थी 18 मार्च। अब तक जो पैसे उनके पास थे वो खत्म हो गए थे। मुस्कान के पास कुल 84,000 रूपए थे। साहिल के पास भी थोड़े बहुत पैसे थे, मगर अब सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसे ये बात पता थी कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि उसे अकाउंट से कैसे पैसे निकालने हैं ये तरीका नहीं पता था। वो सोच में पड़ गई और आखिरकार उसने अपनी माँ को फोन मिलाया। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ बताओ सौरभ के बैंक से पैसे कैसे निकालने हैं। माँ ये सवाल सुनकर चौंक गई। माँ ने कहा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ है, तुम दोनों तो शिमला मनाली घूमने गए हो, तो जब सौरभ वहाँ पे है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, और तुम्हें पैसे निकालने की जरूरत क्या पड़ गई, सौरभ से मांग लो ना। ऐसे में बात करते हुए मुस्कान की जबान फिसल गई। मुस्कान के मुंह से वो शब्द निकल गए जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। गलती से मुस्कान ने कह दिया कि सौरभ तो यहाँ पे है ही नहीं, वो मर चुका है। ये सुनकर माँ घबरा गई। उनकी बेटी ने जो बताया था वो चाहती तो छुपा सकती थी, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। होली पर भी बेटी नहीं आई और जब अचानक से पैसे निकालने की बात की गई तो उनका शक बढ़ गया। उनकी माँ को मुस्कान के पिछले रिश्ते और तलाक के बारे में भी सब कुछ पता था। उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ऐसे में बिना देरी किए वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि साहब मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है। वो कह रही थी कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस तुरंत हरकत में आई। मुस्कान 14 दिनों से गायब थी। मामला काफी ज्यादा संगीन था। उधर इत्तेफाक से 18 मार्च को ही मुस्कान और साहिल घर पे लौट आए। जैसे ही वो घर पहुंचे तो कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पे आदम की। घर में घुसते पुलिस की नजर कोने में पड़े एक ड्रम पे गई। वो ड्रम इतना ज्यादा भारी था कि शक होना लाजमी था। तभी सौरभ का भाई वहाँ पे आ गया। मुस्कान से ऐसा पूछा कि सौरभ कहाँ है, और ये सवाल पूछते ही मुस्कान का चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। घर की तलाशी भी करना शुरू कर दी गई। ड्रम को खोलने की कोशिश भी शुरू होने लगी, लेकिन वो इतना ज्यादा कठोर हो गया था कि वो ड्रम किसी भी औजार से खुल नहीं रहा था। अब ऐसे में किसी भी शक की गुंजाइश नहीं थी। पुलिस ने तुरंत एक टेम्पो को बुलवाया और ड्रम को उठाकर मुर्दे घर में भेज दिया। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी काम था वो था ड्रम को खोलना। एक मैकेनिक को बुलाया गया। उसने गैस कटर से एक ड्रम को काटना शुरू कर दिया और बाद में ड्रम के अंदर से ठोस सीमेंट का एक भारी भरकम टुकड़ा निकला। उस टुकड़े को तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी था। हथौड़े और मशीनें बुलाई गई। धीरे धीरे वो सीमेंट चटकने लगा और कुछ ही देर में अंदर से जो निकला उसने सबको सुन्न कर दिया। एक कटा हुआ सिर, एक धड़, 2 अलग अलग हथेलियां और 2 पैर जो कि गायब थे। अब ये केस शीशे की तरह साफ हो गया था। झूठ बोलने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। मुस्कान और साहिल की हालत पूरे तरीके से खराब हो गई थी। कुछ ही देर बाद दबाव में आकर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहिल ने सिर झुकाकर ऐसा कहा कि मैंने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मैं मुस्कान को पसंद करता था। पुलिस अधिकारी ने मुस्कान की तरफ देखा और ऐसा पूछा कि क्या तुम भी इसका साथ दे रही थी, और मुस्कान ने भी साहिल की बात को कबूला। इसके बाद पुलिस ने साहिल से बात पूछी कि भला तुमने क्यों किया। इसके बाद साहिल ने पुलिस को बताया कि मैंने सौरभ को इसीलिए मारा क्योंकि मेरी माँ मुस्कान को काफी ज्यादा पसंद करती थी। साहिल की बात सुनकर पुलिस वाला चौकन्ना रह गया। पुलिस अधिकारी ने हैरानी से पूछा कि तेरी माँ तो बरसों पहले मर चुकी है। ये सुनकर साहिल के चेहरे पे एक अजीब सा भाव था। उसने कहा कि मेरी माँ तो अभी भी मुझसे बात करती है। ये सब सुनकर कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। साहिल की मानसिक स्थिति देखकर पुलिस वाले भी चौंक गए। साहिल ने बताया कि उसकी माँ उसके सपनों में आती है और उससे बात करती है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुस्कान मेरे लिए सही लड़की है। मैंने जो कुछ भी किया अपनी माँ के कहने पे किया। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि क्या फिर सौरभ को मारने का प्लान भी तेरी माँ ने दिया है। साहिल ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे बोला है कि अगर तुझे मुस्कान से शादी करनी है तो अपने रास्ते के कांटे को हटाना ही होगा। जब हथेलियां काटने के पीछे का रीजन पुलिस ने साहिल से पूछा तो उसने बताया कि अगर किसी की हथेलियां काट दी जाए तो उसकी किस्मत की लकीरें भी खत्म हो जाती है। उसका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से सौरभ की आत्मा कभी भी उसे बद्दुआ दे नहीं पाएगी। पुलिस ने मुस्कान से ऐसा कहा कि तुम्हारा पति तो तुम्हें तलाक देने वाला था, फिर तुमने कत्ल क्यों किया। ऐसे में मुस्कान हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि मैंने तो कभी भी साहिल से शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं था। वो बस एक अच्छा साथी था जिसके साथ मैं समय बिता रही थी। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए साहिल की तरफ देखा। साहिल ने जवाब दिया कि अगर सौरभ जिंदा रहता तो मुस्कान की जिंदगी को नर्क बना देता। वो हम दोनों को तंग करता, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने ऐसा कहा कि जिस मुस्कान के लिए तुमने ये सब कुछ किया है वो तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। और ये सारी बातें सुनकर साहिल का चेहरा सफेद पड़ गया। मुस्कान ने भी इसके बाद कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों ये थी आज की वो कहानी जो कि हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई को बताती है कि लालच, धोखा और जुर्म इन सब का अंजाम
अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। खैर आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।